Okay, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching Lectures by AQ. अच्छा, लेक्चर्स की इस सीरीज में आज जो है वो हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर देयर एंड उन ब्रांचेस की क्या डिटेल्स हैं और उन ब्रांचेस के ऊपर किस तरह के एसएलओ टाइप एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है हर लेक्चर में जो है एक आप लोगों के लिए मैं एक कोटेशन को जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। एक ब्यूटीफुल सी कोटेशन जो है वो हर लेक्चर में अभी जो है आप लोगों को मिलेगी। तो आज के लेक्चर में जो कोटेशन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये मौलाना रूम की एक कोटेशन है कि इफ यू आर इरिटेटेड बाय एवरी रब हाउ विल योर मिरर बी पॉलिश्ड। मतलब क्या है कि अगर आप हर जो है वो मुसीबत आप पे जो आती है या कोई स्ट्रगल फेज आता है तो उस पे अगर आप मायूस हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि कोई मेरी जिंदगी में स्ट्रगल फेज ना आए, कोई सख्तियां ना आए, कोई रगड़े ना आए, तो फिर कैसे आप पॉलिश्ड होंगे, कैसे आपको सक्सेस मिलेगी। सो इफ यू आर इरिटेटेड बाय एवरी रब देन हाउ योर मिरर विल बी पॉलिश्ड। तो आप जिंदगी में आने वाले तकलीफात से घबराएं नहीं बल्कि उनका डट कर मुकाबला करें। तो जब आप पे सख्ती आएंगी, स्ट्रगल फेज आप गुजारेंगे तो उसके बाद आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। तो ये जो है अपने जहन में आप लोग इस कोटेशन को जो है वो जहन नशीन कर लें और बड़ी जो है वो मज़ेदार किस्म की एक कोटेशन है, एक मोटिवेटेड कोटेशन है। तो इसको आप अपने साथ नोट डाउन कर लें। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about laws and theories to understand the structure and changes of matter, also about the physical and chemical change। तो जी इसमें हम उन कवानीन उन थ्योरीज को पढ़ते हैं जो कि किस लिए काम आती हैं, स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। एज वी नो कि हमारे पास हर मैटर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि केमिस्ट्री हमें स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है। तो ये ब्रांच में भी हम स्ट्रक्चर्स के साथ डील करते हैं, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं और जो मॉलिक्यूल्स में जो मैटर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनकी जो स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उससे उसके ऊपर उस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो ये सारा कुछ हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, शेप्स। जैसे कि इधर मैंने आप लोगों के सामने एक शेप को डिस्कस किया हुआ है, दैट इज द शेप ऑफ वाटर विच इज एंगुलर शेप, जिसमें बॉन्ड एंगल 104 है। लेकिन उसको आप लोग छोड़ दें, आप बस सिर्फ इधर देखें कि इसका जो शेप है ये हमारे पास एंगुलर है। तो जब हम शेप्स की स्टडी करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, ये मैंने एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है, तो ये हम किधर करते हैं? ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। इसी तरह हम जो मैटर में चेंजेस आ रहे हैं, लाइक ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये तीनों वाटर है। अब ये H2O सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये गैसियस फॉर्म में। तो ये स्टेट में चेंजेस कब आते हैं? तो सॉलिड स्टेट में पानी तब होता है जब आप इसको फ्रीजर में रखें, इसका टेम्परेचर कम करें तो ये फ्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है। अब जब आप इसका टेम्परेचर ज्यादा करें, यानी फ्रीजर से इस पानी को उठा दें, तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसको हीट मिलेगी, तो ये मॉलिक्यूल जो है एनर्जी गेन करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनमें अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, थोड़ा सा लूज हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। अगेन जब आप मजीद हीट देंगे, बॉयल करेंगे, तो ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो मैटर चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इस दौरान इस मैटर में क्या चेंजेस आ रही हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, इसके टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये तमाम चीजें, ये चेंजेस ऑफ मैटर, ये स्ट्रक्चर और ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस, ये तमाम चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल के, एक मैटर की जो है शेप्स वगैरह, उसके चेंजेस, ये सारा हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। जो मैटर में चेंजेस आ रही हैं, जो उसका स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट मैटर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे वाटर का एंगुलर है,
NH3 अमोनिया का पायरामिडल है। तो जो डिफरेंट शेप्स हैं ये हमें कौन बता रहा है, कहाँ से केमिस्ट्री का पता चलता है? तो जब आप स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्स, मैटर में जो चेंजेस आ रहे हैं और जो केमिकल चेंज आ रहा है, केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ये तो फिजिकल चेंज है, स्टेट का चेंज होना। केमिकल चेंज क्या है कि आपने गैसियस मॉलिक्यूल लिया दैट इज हाइड्रोजन, एक और गैसियस मॉलिक्यूल लिया दैट इज ऑक्सीजन, दोनों को कंबाइन किया तो दोनों के कंबाइन होने से आपके पास एक कंपाउंड बन गया दैट इज वाटर। तो ये एक केमिकल चेंज है हमारे पास। तो केमिकल चेंज जो आ रहा है, जो फिजिकल चेंज आ रहा है, जो चेंजेस मैटर में आ रही हैं उसके स्टेट्स में, और जो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, ये चीजें हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आ जाते हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। So, what is organic chemistry? So, in organic chemistry, we study about organic compounds in a simple word. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो या तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो, और अगर इसको हम मजीद डिटेल में कहें तो दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। लाइक हियर आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। सो कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइनली कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो जब हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करें जिनमें कार्बन भी मौजूद हो, हाइड्रोजन भी मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसी तरह अनदर एग्जांपल, वी आर हैविंग बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने जो है सिर्फ आपको, आप लोगों का टास्क ये है कि आप इसको एलेबोरेट करें। जिस तरह फिजिकल केमिस्ट्री में शेप्स हैं तो आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के शेप्स को देखें, इसी तरह मैंने ये दो एग्जांपल दिए, आप इस पे और भी मजीद एग्जांपल दे सकते हैं। तमाम वो कंपाउंड्स जिनमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन नजर आए तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। But there are some exceptions, as you have to remember that in chemistry we are dealing with a lot and lot of exceptions. इसी तरह हर कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो तो वो तो ऑर्गेनिक होता है और उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बट आप लोगों ने साथ ही साथ याद रखना है कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, although they contain carbon in it, but still they are not organic and they are not studied in organic chemistry. Like I had given you the example, carbonates, bicarbonates, oxides, carbides, या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर, इसको कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सो दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। उनके फॉर्मूलाज भी मैं आपको लिख देता हूं। वन इज Na2CO3 एंड अनदर वन इज NaHCO3। NaHCO3 is bicarbonate while Na2CO3 is sodium carbonate. तो अब देखें, although it contains carbon and hydrogen in it, but it also contains carbon in it. बट ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो आपने इन कंपाउंड्स को याद रखना है। इनके अलावा जिधर भी आपको कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ जाए, that means that it is an organic compound and it will be studied in organic chemistry. तो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आपने याद रखने हैं। दैट इज, ये आपके पास मैंने नेम्स लिखे हुए, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स। ये वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन मौजूद भी है, हाइड्रोजन मौजूद भी है, बट स्टिल दे आर नॉट ऑर्गेनिक एंड दे आर नॉट स्टडीड इन अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. So this was all about organic chemistry. Then we are having another one that is inorganic chemistry. Now the name itself indicates inorganic. Inorganic means other than organic, other than carbon. Organic क्या हो गया? जब organic carbon containing हो गया, that means कि inorganic में it is a branch of chemistry that deals with the study of compounds other than hydrocarbons, or we can say
कार्बन्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अलावा जब हम किसी कंपाउंड की स्टडी करते हैं, यानी कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद ना हो, तो उसको फिर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर दोस? सो आई हैड गिवन सम ऑफ द एग्जांपल्स। सोडियम क्लोराइड विच इज नोन एज टेबल सॉल्ट, जो कि डेली हम यूज भी करते हैं, NaCl। so it do not have any carbon in it, so it is an inorganic compound और इसको हम inorganic chemistry में study करते हैं। like another one, sulfuric acid, H2SO4। now H2SO4 do not have any carbon in it, so it is an inorganic compound। तमाम वो कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद ना हो तो उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नाउ हमें जरा टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। जब भी हम वर्डिंग्स की टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं तो फिर वो टॉपिक हमारे लिए इजी हो जाता है। सो नाउ हियर वी आर हैविंग टू टर्म्स, दैट इज बायो एंड केमिस्ट्री। तो आप जरा इसको देखें, बायो और केमिस्ट्री। नाउ यू नो दैट बायो में हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, एंड केमिस्ट्री डील्स विद द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। सो नाउ इनका अब एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो दैट मीन्स कि वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड जिनका इम्पैक्ट हो या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील कर रहे हो, तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज बायोकेमिस्ट्री। एंड देयर आर 16 एलिमेंट्स। हमारे पास कोई 16 एलिमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इसी तरह मैग्नीशियम वगैरह, सोडियम वगैरह। तो दीज आर 16 इन नंबर्स। नाउ अब इन एलिमेंट्स का कंबाइन होना, इनका बनना, इनका अंदर जो है बॉडी के अंदर कोई रोल परफॉर्म करना, ठीक हो गया। इनकी कोई और सिंथेसिस करना, कोई फिजिकल चेंज लेकर आना, केमिकल चेंज लेकर आना। लाइक केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज कैसे होगा? रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस तो नहीं होती, रिस्पायरेशन में हमारे पास मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन प्ले अ रोल इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहा है, जो हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं, रिस्पायरेशन में आप देखें ना कि हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसकी ब्रेक डाउनिंग होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर? सो नाउ दिस इज द रिएक्शन। इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं कि ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स डील कर रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रही हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, उनके अंदर कोई रोल प्ले कर रहे हैं, कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस रिएक्शन के नतीजे में कोई फिजिकल और केमिकल चेंज आ रहा है। सो दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट बायोकेमिस्ट्री इज बेसिकली डील्स विद दोज कंपाउंड्स or those molecules that are present in the living organism and are playing some important role in the living organism। तो बायोकेमिस्ट्री में हम उन मॉलिक्यूल्स, उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका कोई रोल है और कोई रोल प्ले करते हैं और उनमें कोई वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एज द नेम इंडिकेट्स कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सो इंडस्ट्रीज़ में अब हमारे पास कुछ प्रोडक्शंस होती हैं, चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वो चीज़ें कैसे बनेंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे, तो जब हम उसके पीछे जो केमिस्ट्री है, कौन से मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो तमाम चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट? The branch of chemistry in which we study about the instruments, उन आलात को, उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, and the technology used for the manufacturing of useful products at a larger scale। बड़े पैमाने पे जब हम चीज़ों को बनाते हैं तो उन चीज़ों को बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, क्लियर, और जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, जो कंपाउंड, जो केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, जब हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी करते हैं, तो फिर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ डील करते हैं। लाइक
वी आर प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन ऑफ अ सीमेंट, प्लास्टिक, ये इसकी एग्जांपल हो सकती हैं, ग्लास। तो ये चीज़ें जब मैन्युफैक्चर होती हैं तो कौन से इंस्ट्रूमेंट इसके लिए चाहिए होते हैं, कौन से केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से रिएक्शंस होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो ये तमाम चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। Then we are having a nuclear chemistry. So the word nuclear is derived from nucleus. हमने पढ़ा था एटम की क्लासिफिकेशन के एटम इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट है इंटरनल पोर्शन, द मिडल पोर्शन, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट था द आउटर स्पेस, बाहर जो इलाका है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिट और शेल। बट यहाँ पे हमारा काम न्यूक्लियस के साथ है। एंड रिमेंबर इन न्यूक्लियस वी आर हैविंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें स्पेसिफिकली जो ये न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास एक हैवियर पार्टिकल है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन और इमिशन, उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो वो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, तो उन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, यानी इन शॉर्ट वी आर सेइंग द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, स्पेसिफिकली जो न्यूट्रॉन है, तो जब उसकी एमिशन और एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जीज की, क्योंकि न्यूट्रॉन एक हैवियर पार्टिकल है, ये कंबाइन होता है तो एक किस्म का रिएक्शन करता है, और जब ये डिस्ट्रॉय होता है या डिकम्पोज होता है तो दूसरे किस्म का रिएक्शन करता है, तो जिसको हम फिजन एंड फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन कहते हैं कंबाइन होने को, और फिजन कहते हैं ब्रेक डाउनिंग को। तो जब कंबाइन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब ये हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी जो है वो आपके पास रिलीज होगी। क्लियर? सो इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन, जो रिलीज हो रही है, ये चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं, जब न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स की एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जीज की स्टडी करते हैं, सो दिस डील्स विद द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Now we are having analytical chemistry. So as I told you कि वर्ड्स पे हमने बड़ा फोकस रखना है, वर्ड से ही हमें अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एनालिटिकल मींस एनालिसिस। एनालिसिस कहते हैं ऑब्जर्वेशन को, तज्जिया करना, किसी चीज को देखना। तो इसमें हम मैटर की एनालिसिस करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस ऑफ मैटर करते हैं, यानी कोई भी मैटर है हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, उसको हम देखते हैं। अब देखना दो तरह का होता है, एनालिसिस दो तरह की होती है। वन इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड अनदर वन इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसी होगी? लाइक वी चेक आउट द प्योरिटी ऑफ द केमिकल्स, प्योर है कि इम्प्योर। लाइक आपके स्कूल में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो केमिकल्स पड़े हुए हैं, तो उसको आके अगर कोई केमिस्ट चेक करता है और बताता है कि इट कंटेन्स अ प्योर केमिकल और अ इम्प्योर केमिकल, कोई मिलावट है कि नहीं, तो वो क्वालिटी बताता है। सो दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। और या आपको उसकी क्वांटिटी बताता है, कंपोजिशन बताता है कि इसमें भाई आपकी ये बॉटल में जो केमिकल मौजूद है, इसमें 20% HCl है, 30% इसमें जो है वो वाटर मौजूद है। तो ये जब नंबर्स के साथ वो डील करता है, दैट इज क्वांटिटी, और क्वालिटी में हम आपको प्योर और इम्प्योर। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली एनालिसिस करते हैं मैटर की, क्वालिटी चेक करते हैं, क्वांटिटी चेक करते हैं कि हाउ मच द सब्सटेंस इज प्योर ईदर और इम्प्योर, या उसमें कितनी परसेंटेज जो है वो उसमें उस सब्सटेंस का मौजूद है। तो जब हम इस तरह से मैटर को डील करते हैं, सो दैट इज बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशंस को देखते हैं, उनकी फिगर्स को देखते हैं, उनकी प्योरिटी इम्प्योरिटी को देखते हैं, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको डील करते हैं। एंड द लास्ट वन, last but not the least, that is the environmental chemistry. So as the word indicate, environment and chemistry again divided into two part. Environment का मतलब है माहौल, और केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल कंपाउंड्स को डील करते हैं। तो जब हम उन मॉलिक्यूल्स को, उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, उनकी सिंथेसिस, उनकी डिकम्पोजिशन, वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड्स जिनका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट है,
So the synthesis of such compounds and such molecules is known as environmental chemistry. Like कैसे define करेंगे? The branch of chemistry that deals with the toxic molecule, their impact on the environment and how they are being formed and their formation. वो molecules, वो compounds जो कि हमारे पास बनते हैं या टूटते हैं, अब कैसे बनते हैं, कैसे डिकम्पोज होते हैं और उनका उस एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर होता है उन मॉलिक्यूल्स का। तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें हम एसिड रेन को डिस्कस करते हैं। एसिड रेन जो है वो कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड की वजह से होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की वजह से होता है। तो अब जब हम ये पढ़ते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे बने, कैसे डिकम्पोज हुए और इनके बनने की वजह से एसिड रेन हो रही है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये इम्पैक्ट्स जब हम रिलेट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स का, दिस इज बेसिकली नोन एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, सो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस जो ब्रांचेस के ऊपर आते हैं तो वो कुछ इस तरह से आते हैं। तो आप ब्रांचेस की जो वीडियो है, ब्रांचेस को कंप्लीट डिटेल में देखें, उसके बाद ही आप इसके ऊपर इस तरह के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। सो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लाइक इस टाइप के आपके पास एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं तो फिर आप जो है उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से टॉपिक से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ कॉर्न स्टॉक ग्रोज फ्रॉम अ सीड, आइडेंटिफाई द ब्रांच एंड एक्सप्लेन इट। दैट मीन्स दैट दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आप जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे सिंपल डिफाइन का क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि एसएलओ बेस्ड में इस तरह की आप लोगों को स्टेटमेंट दी होगी, उस ब्रांच से रिलेटेड कोई बात आपको कही होगी, आपने उधर उस स्टेटमेंट से उस ब्रांच को आइडेंटिफाई करना है और फिर एक्सप्लेन करना है। लाइक देयर दे हैड मेंशन अ कॉर्न स्टॉक ग्रोज फ्रॉम अ सीड। नाउ अ कॉर्न स्टॉक डील्स एंड अ सीड डील्स विद बायोलॉजी की एक टर्म है, प्लांट्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, और इसका ताल्लुक जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री में आ रहा है। तो इसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी फील्ड में डिस्कस होता है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई और फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है, जो कि आगे एक्सप्लेनेशन में मौजूद है कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। देन there is a question, a silver article tarnishes in air। अभी हमने पढ़ा कि ब्रांचेस में हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है कुछ मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो इट्स अ सिल्वर आर्टिकल, और ये किधर आ रहा है, एयर में आ रहा है, एयर को ख़राब कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ये सिल्वर जो है वो एक मॉलिक्यूल है, एक एलिमेंट है, और इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आपने आइडेंटिफाई करना है, आपको इस तरह से स्टेटमेंट दी होगी और लिखा होगा आइडेंटिफाई द ब्रांच एंड देन एक्सप्लेन इट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि ये कौन सी ब्रांच से ताल्लुक रखता है, सो दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसी तरह आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, इट इज ड्यू टू डेंसिटी। और डेंसिटी किस चीज में आती है, इट्स अ कंपोजिशन ऑफ वाटर। दैट मीन्स के वाटर की जो कंपोजिशन है और आइस की जो कंपोजिशन है, दोनों चेंज है। तो आइस जो है वो हमारे पास क्या है, तो आइस का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से आइस फ्लोट करता है ऑन सरफेस ऑफ वाटर। और ये कंपोजिशन वगैरह ये चीज़ें हम किधर डिस्कस करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डील इन फिजिकल केमिस्ट्री। सो व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, ये सारा जो है मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। देन इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ इन द इंडस्ट्रीज यूज वेट प्रोसेसेस, इंडस्ट्रीज प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये सिंपल मीन्स कि ये कौन सी ब्रांच है, दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो इस तरह की स्टेटमेंट होगी और आगे लिखा होगा आइडेंटिफाई द ब्रांच एंड एक्सप्लेन इट। सो यू फर्स्ट हैव टू आइडेंटिफाई इट, देन यू शुड एक्सप्लेन इट। सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन। अगेन एसिड रेन है और सल्फर डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल किस चीज़ को ख़राब कर रहा है, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। सो दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो दिस टाइप ऑफ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम द ब्रांचेस। ब्रांचेस को मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, आप प्रॉपरली इसको देखें ताकि हर एक चीज़ की आपको समझ आए और इस तरह से मज़ीद आप अपने लिए क्वेश्चंस बनाएं। इस तरह के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ब्रांचेस से आएंगे।